प्यारे बच्चों, कक्षा 10 भूगोल के अंतर्गत हमने पहले वीडियो में कुछ लघुत्तरी प्रश्नों को दिया था जो अध्याय 1 से संबंधित प्रश्न थे। आज हम इसमें कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में बताएंगे। जैसे एक प्रश्न है, तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। छोटे प्रश्नों में वैसे भी हमने पहले बताया है कि ये काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। लघुत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत आप देखिए इसे। उत्तर इसका, उन तीन राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां काली मृदा पाई जाती है, यानी काली मिट्टी पाई जाती है। और आप जानते हैं कि काली मिट्टी जो होती है वह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण इसे काली कपास मृदा के नाम से भी पुकारा जाता है, या हम जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जो पूर्वी तट के नदी डेल्टा हैं वहाँ किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की तीन मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कौन सी पाई जाती हैं और इसकी तीन विशेषताओं के बारे में भी बताना है। देखते हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा जो होती है, जलोढ़ मिट्टी जो होती है, यह बहुत ही उपजाऊ होती है। इस पर बड़ी अच्छी खेती की जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि पूर्वी इलाकों में जितनी भी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इन सब जगहों पर यह जलोढ़ मिट्टी ही आपको मिलती है जिस पे अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रकार इस मृदा का जमाव महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां अपने डेल्टाई भाग में करती हैं। इस प्रकार की मृदा की जो तीन विशेषताएं हैं वो क्या हैं? निम्नलिखित। देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं जलोढ़ मिट्टी की। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में कि जलोढ़ मिट्टी की तीन विशेषताएं बताइए। यह कोरोना काल चल रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से अपने कॉपी में लिखिएगा और अच्छे तरीके से इसको याद करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता, इस मिट्टी की संरचना। इस मिट्टी की जो संरचना है वो किससे हुई है? रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होती है, यानी सब के मिलने से इस मिट्टी की संरचना होती है। दूसरा नंबर, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। हमने पहले भी बताया है कि यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है खेती के लिए। इस मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना ये पर्याप्त मात्रा में होता है। अतः इस पर चावल, गेहूं, गन्ना, दलहन फसलें पैदा की जाती हैं। अगला
तीसरा इसकी विशेषता जो है, आप देखते हैं सूखे क्षेत्रों में यह मृदा क्षारीय हो जाती है। क्या हो जाती है? क्षारीय, जिसे उचित उपचार और सिंचाई द्वारा अधिक पैदावार देने योग्य बनाया जा सकता है। इसी की कड़ी में हम अगला प्रश्न देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इसका उत्तर देखते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को, ये पहले भी आप छोटे क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी जो मिट्टी कट करके बह जाती है उसकी उपजाऊ नष्ट हो जाती है। यानी मिट्टी के कटाव के साथ साथ उस उपजाऊ भूमि भी बह जाती है। और मिट्टी का कटना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। बात यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों की हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में वनोन्मूलन, अति पशुचारण, यानी जो अधिक पशु चरते हैं, निर्माण और खनन जैसे मानवीय तत्व एवं पवन, हिमनदी और जल आदि प्राकृतिक तत्व मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं। यानी पवनों के द्वारा भी मिट्टियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। जल के कारण भी मृदा अपरदन होता है। फिर हिम नदी, यानी नदियों का जो बहाव होता है उसके द्वारा भी मिट्टी कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इस प्रकार से प्राकृतिक तत्व जो हैं मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी। पहाड़ी क्षेत्रों पर मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त ढाल वाली भूमि पर, जहां ढाल अधिक होता है, जिस भूमि पर समोच्च रेखाएं के समानांतर जुताई, सीढ़ीदार कृषि, इसको पहले बताया भी गया है, तथा वृक्ष मेखला का विकास करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इसके कुछ उदाहरण देना है। आप देखते हैं जैव संसाधन के बारे में चर्चा किया गया है। वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती हो और उनमें जीवन पाया जाता हो, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, क्या है ये? जैव संसाधन, क्योंकि इनमें जीवन पाया जाता है।
वनस्पति, जितने भी वनस्पतियां हैं, यह भी जैव संसाधन है। जगत, पूरा संसार, प्राणी जगत, जो प्राणी है, जो पशुधन यानी पशु है, ये सब आदि जितने भी हैं, ये क्या है? जैव संसाधन है। आगे हम देखते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वे सभी निर्जीव वस्तुएं, वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हों, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें तथा खनिज इसका प्रमुख उदाहरण है। चट्टानें तथा खनिज क्या है? इसके प्रमुख उदाहरण है। तमाम बहुत सारे खनिज हैं जो प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वो क्या है? वो सब जैव संसाधन ही है। इस चैप्टर से संबंधित बड़े प्रश्नों के बारे में बता दिया गया। अब अगले वीडियो में एक अगला नया चैप्टर लिया जाएगा। इसे आप अपने कॉपी में नोट करिएगा और इसे याद करते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपकी मार्च में होनी तय है।